Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 11th, chapter 7, structural organization in animals, that is through your NCERT book, right? As in the preceding chapters, you came across to a large variety of organisms, both unicellular and multicellular of the animal kingdom. In unicellular organisms, all functions like digestion, absorption and reproduction are performed by a single cell. जैसा कि आपने अभी तक ऑल चैप्टर्स में पढ़ा, ऑर्गेनिजम्स एनिमल किंगडम में कई तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो सारी एक ही सेल, सिंगल सेल से होती है. लेकिन मल्टीसेलुलर दे हैव द कॉम्प्लेक्स बॉडी, मल्टीसेलुलर एनिमल्स, तो उनके फंक्शंस कैरीड बाय ए, तो जो उनके फंक्शन जो हैं ग्रुप ऑफ सेल्स से कैरीड होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं, उनमें सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं. बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, जैसे हाइड्रा है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन 1000. लेकिन हाइड्रा से क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स स्टार्ट होता है. यहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स का अलग अलग 8 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं इसमें. तो अच्छा, ह्यूमन बॉडी इट इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल. जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो बिलियंस ऑफ सेल्स में होती है टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन. हाउ डू दीज सेल्स इन आवर बॉडी, ये सारे सेल्स हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं, ये हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर इन द क्लास. तो आपको पता है क्या कि इन मल्टीसेल एनिमल group of cells similar in origin and structure is known as tissue. The organization that is called the, what is tissue? A group of cells similar in origin, structure and function, that is called the tissue. Now the next one is, you may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 basic tissues. Animal tissues basically 4 टाइप के होते हैं. They are organized in a specific proportion in pattern. वो पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, जैसे स्टमक है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है. जब 2 या अधिक ऑर्गन्स जो होते हैं, कॉमन फंक्शन मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यूज, a group of cells is known as tissues similar in origin, structure and function, and group of tissues together form particular organ, and different organs together they function as an organ system, जैसे digestive system, excretory system, reproductive system, respiratory system, ये सारे circulatory system होते हैं. So when 2 or more are perform common function by their physical or chemical interaction, मतलब केमिकल एंजाइम्स भी उसमें इंटरेक्ट होते हैं जिससे कि हमारे, एंड दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, जैसे कि मैंने सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर आगे स्प्लिट ऑफ वर्क, यानी हर फंक्शन का अलग अलग काम होता है. सब ऑर्गन्स पर्टिकुलर का अलग अलग काम होता है, तो उसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. एंड दिस कंट्रीब्यूट सेवरल बॉडी एज ए होल. तो ये चीज जो है हमारी बॉडी को अलग अलग बनाता है. तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. अब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, देखिए, बेसिक टिश्यूज दैट वी हैव लर्न इन क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एसेंशियल फॉर मोर एफिशिएंट एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स कंस्टिट्यूटिंग. जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म होते हैं ये बहुत ज़रूरी है, और सारे सिस्टम working in close coordination with each other, then they perform the organism. तो organs जो हमारे body के हैं, they are made up of one or more types of the tissues. For example, heart consists of heart में सारे ही चारों तरह के cells, जैसे epithelial, connective, muscular and neural nerve cells होते हैं. तो हमने notice करते हैं after some careful study that the complexity of organs and organ system displays certain discernible trend. जो ऑर्गन सिस्टम जो है ये जो रिफ्लेक्ट करती है, डिस्प्ले करती है, प्रदर्शित करती है कि सब ऑर्गन्स पार्ट्स बॉडी के अलग अलग तरह से काम करते हैं.
किस तरह से काम करते हैं, जिससे that you will be study in detail in class 12. Here in this chapter we are going to introduce the morphology or anatomy of frog. इस chapter में हम frog की morphology और anatomy पढ़ेंगे. Morphology means external visible features. In case of plants or microbes, the term morphology means only this trait. In case of animals, this refers to external appearance of the organs or parts of the body. जैसे कि जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जैसे आप ये देखिए, ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, इसको हम पढ़ेंगे. अब ये इंटरनल ऑर्गन है, तो अब ये जैसे स्टमक है, तो इस स्टमक का जो बाहरी पार्ट है वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, लेकिन जब इसको हम डाइसेक्ट करके इसकी वॉल्स के बारे में पढ़ते हैं वो हमें इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहलाती है. That we learn morphology and anatomy of the frog. Now we are going to study with the frog. Frogs can live both on land and into the fresh water and belongs to frog amphibia group को belong करता है. ये land में भी रह सकता है और fresh water में भी रह सकता है. Phylum Chordata, Chordata के group में है. Phylum Chordata, class amphibia. And most common species of found frog, that is Rana tigrina. Indian frog का scientific name है Rana tigrina. They do not have constant body temperature, मतलब उनका body temperature constant नहीं होता है. Their body temperature varies with the temperature of the environment. उनका temperature जो है environment के temperature से vary करता है. Such animals they are called cold-blooded. जिन organisms का temperature environmental temperature के साथ बदलता रहता है उनको हम cold-blooded animals या poikilotherms कहते हैं. Cold-blooded animals whose body temperature fluctuates according to the environmental temperature. वो organisms का जिनके body temperature environment के body temperature के साथ साथ change होता है, उसको हम poikilotherm. Then you might also have noticed changes in the color of the frog. Frog के color में भी आपने change होता है. This color is changed from the other enemy to hide from the other enemies. यानी कि जो फ्रॉग का कलर चेंज की कैरेक्टरिस्टिक जिससे कि हम कैमोफ्लेज, कैमो मीन्स कैपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग द कलर. जैसे ग्रास में रहता तो ग्रास से, तो इसका जो स्किन का कलर होता है वो क्रोमेटोफोर्स के प्रेजेंट. क्रोमेटोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होते हैं. जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कलर डार्क होता है, जब वो एक्सपैंड होते हैं तो उनका कलर लाइटर. एंड दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन दैट इज कॉल्ड द मिमिक्री. जो प्रोटेक्टिव कलरेशन है इसको हम मिमिक्री कहते हैं. Then you may also know that frogs are not seen during peak summer and winter. जब ज़्यादा गर्मी होती है तभी हमको फ्रॉग बाहर नहीं दिखाई देते हैं, सर्दी होती है तब भी नहीं देते, क्योंकि इस समय ड्यूरिंग पीक समर दे गो अंडर द समर स्लीप, पीक विंटर दे गो अंडर द विंटर स्लीप. ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज. उस समय जमीन के अंदर गड्ढे बना करके ये अंदर शेल्टर रहते हैं. इनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज बहुत कम होती है और इनके बॉडी में जो फैट स्टोर होता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज बहुत स्लो डाउन होती हैं, बस उससे सिर्फ ये जिंदा रहते. एंड दे आर सीन ओनली इन द रेनी सीजन फ्रॉम एक्सट्रीम हेट एंड कोल्ड. समर स्लीप को हम एस्टिवेशन कहते हैं और विंटर स्लीप को हम हाइबरनेशन कहते हैं. Summer sleep is known as estivation. Winter sleep it is known as hibernation. अब morphology आप देखिए. Morphology means external features of the frog. अब जब external features होंगे frog के, तब इसमें आप देखिए, you have even touched the skin. आपने frog की skin को touch किया, ये slimy होती है, mucus होता है. Skin is smooth and slippery due to the presence of mucus. ये slippery होती है, slip down होती है, क्यों? क्योंकि इसमें mucus होता है. And skin is always maintained moist. कंडीशन मॉइस्ट, तो इससे ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है. एंड कलर ऑफ द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी जनरली ऑलिव ग्रीन, वाइल डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, ये जो होता है ऑलिव ग्रीन कलर होता है. ऑन द वेंट्रल साइड स्किन इट इज पेल येलो. बाहर की तरफ वेंट्रल साइड बिल्कुल पेल येलो कलर होता है और डोर्सल साइड में ऑलिव ग्रीन कलर होता है. एंड फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब्स थ्रू द स्किन. फ्रॉग पानी नहीं पीता है, ये पानी जो है अपने स्किन से एब्जॉर्ब करता है. बॉडी ऑफ ए फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक. इसकी बॉडी जो दो पार्ट में डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक. नेक नहीं होता है, नेक एब्सेंट होता है, इसीलिए आईज इसकी लेटरल प्लेस्ड होती है. आप देख रहे हैं ये आईज दे आर लेटरली प्लेस्ड सो दैट दे आर एबल टू सी ऑल द साइड्स इन द सेम वे. नेक एंड टेल आर एब्सेंट. नेक भी नहीं होती है, टेल भी नहीं होती है. अबव द माउथ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट. माउथ के ऊपर नॉस्ट्रिल्स होते हैं.
आप ये देखिए, ये डायग्राम, ये आप फ्रॉक का देखिए, ये देखिए, ये नॉस्ट्रल्स होते हैं इसके, ये माउथ है, ये आई है, ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से आईलिड्स एब्सेंट होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, टिम्पेनल एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द ईयर होती है, ये आपके फिंगर्स होते हैं, ये बॉडी होती है, ये टोज होते हैं, ये हैंडलिंग वेब्ड होते हैं, ये देखिए स्किन के बीच में वेब फॉर्मेशन होता है, और ये मिड डॉर्सल लाइन होती है, ये बॉडी ट्रंक कहलाती है, ये हेड है, ये स्नाउट है, ये माउथ है। दिस इज एक्स्ट्रा फ्रॉग एक्सटर्नल फीचर्स। ये डायग्राम आपको ज्यादा क्लियर, इसमें लेबलिंग देखिए, have a click a picture, you will get the clear diagram of external features of frog with labeling, right? तो body of frog is on either side membranous tympanic membrane होती है, ये अभी मैंने आपको दिखाया ना, इसे receive sound signal। forelimbs and hind limbs they help in swimming। forelimbs और hind limbs होते हैं वो swimming, walking, leaping and burrowing of the animal, and the hind limbs and digits they are larger and muscular than the forelimbs। तो हाइंड लिम्स और जो होते हैं, फोर लिम्स होते हैं, इसके जो डिस्क होते हैं जो लार्जर और बड़े होते हैं। इस एक्सिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कि मेल और फीमेल ब्लैक्स अलग होते हैं, और वोकल सेक्स एंड कॉपुलेटरी प्लेट्स ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फ्रॉग सीन। देखिए ये वोकल, ये देखिए ये वोकल सैक्स है, ये फ्रॉग है, इन्फ्लेटेड वोकल सेक्स, यानी कि बाहर नहीं है। वोकल सेक्स मेल फ्रॉग में होता है, फीमेल में ये एब्सेंट होते हैं, और ये मेल डिजिट्स होते हैं। ये देखिए हाइंड लिम्ब ऑफ ए मेल फ्रॉग, ये आर्टिकुलर, ये कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं इनमें, और जबकि इसके जो फ्रॉग्स हैं आर्टिकुलर पैड्स एंड द वेब, ये देखिए वेब्ड फीट है, वेब्ड फीट हेल्प इन स्विमिंग, ये आर्टिकुलर पैड्स होते हैं, ये देख रहे हैं, ये आर्टिकुलर पैड्स होते हैं, और ये वेब्ड होते हैं, जिससे कि ये इट एक्ट्स एज एन ओर वाइल स्विमिंग इन द वाटर। और कॉपुलेटरी पैड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सिर्फ मेल फ्रॉग में। अब हम आते हैं एक्सटर्नल फीचर्स, आपको समझ में आ गया है। अब नाउ टू द एनाटॉमी। बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग इज अकोमोडेटेड डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, मतलब इसमें सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मेन सिस्टम्स हैं। फर्स्ट हम हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग इज कार्निवोरस, तो लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन कम होती है। माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी, माउथ बकल कैविटी में खुलता है, एंड लेट्स टू द एसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस ट्यूब, और वो होती है। एसोफेगस शॉर्ट ट्यूब एंड ओपन्स इनटू द स्टमक। ये एसोफेगस देखिए, ये शॉर्ट ट्यूब है जो कि उसमें ओपन होती है स्टमक में, एंड विच इन टर्न कंटिन्यूस इनटू द इंटेस्टाइन। ये देखिए ये स्टमक है, ये स्टमक से ये देखिए ये इंटेस्टाइन शॉर्ट होती है, इंटेस्टाइन में है। ये क्लोइकल, ये क्लोइका है, क्लोइकल एपर्चर है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है, ये किडनीज है, ये फैट बॉडीज हैं जिसमें फूड स्टोर होता है, ये लंग्स है, ये गॉल ब्लैडर है, और ये हार्ट है, और ये लिवर है। ये जो ब्राउन कलर का है ये लिवर है। तो पैंक्रियास टर्न्स कंटिन्यूस इन द इंटेस्टाइन, रेक्टम फाइनली opens outside by the cloaca। तो लिवर secretes bile, it is stored in the liver से bile secrete होता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। पैंक्रियास और डाइजेस्टिव ग्लैंड दे प्रोड्यूस करती हैं पैंक्रियाटिक जूस containing digestive enzymes। Food is captured by the bilobed tongue। अब देखिए फूड इसमें कैसे कैप्चर होता है, देखिए ये इसमें मैं आपको डिटेल स्ट्रक्चर, ये देखिए एसोफेगस ट्यूब है, ये हेपेटिक डक्ट्स है, ये आपका स्टमक है, ये पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज ऑब्वियस डक्ट इसमें खुलता है। ये देखिए ये ओपनिंग पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये इसमें ओपन कर रही है। ये ड्यूडेनम शॉर्ट क्वाइल्ड होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये रेक्टम। क्लोइका, क्लोइका एक्सटर्नल ओपनिंग, तो क्लोइका में ही यूरिनल ब्लैडर के भी दे सकते हैं। अब हाउ इट रिसीव्स द फूड, ये फूड कैसे लेता है, ये देखिए इसकी टंग आगे से जुड़ी हुई होती है, तो पीछे खुली होती है, जैसे हम लोगों की आगे फ्री होती है, आगे जुड़ी होती है। तो ये टंग जैसे ही आपका एनीमी देखा, ये टंग को बाहर निकालता है, बाहर निकाल के ये टंग अंदर लेता है, फूड चबाता नहीं, और सीधे ये टंग रिटर्न बैक, फीडिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ द प्रे इन द फ्रॉग। ये टंग बाहर निकाला, बाहर निकाल के इसको फूड लिया अंदर, और फूड निकाल के इसने फिर इसको अंदर कर लिया। तो दैट इज व्हाट
फूड ये फूड कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव स्टमक में HCl होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती हैं HCl और गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है स्टमक से, उसमें फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम काइम कहते हैं। काइम जो है ये फ्रॉम स्टमक में फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर उसके बाद ये ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस कॉमन बाइल डक्ट में बाइल एमल्सिसाइज फैट्स, मतलब बाइल एमल्सिफिकेशन, एमल्सिफाइड मतलब लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल, मतलब फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, ये क्रिया एमल्सिफिकेशन कहलाती है, जो कि पैंक्रियाटिक जूस के साथ डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेस्टिव के एंजाइम्स होते हैं। तो फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन तो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो इंटेस्टाइन में होती हैं विलाई में मैक्रोरे, और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है रेक्टम के पास थ्रू हो जाता है क्लोइका के थ्रू। अब इसमें आप देखिए ये यहाँ से फूड लिया, ये हेपेटिक डक्ट्स है, स्टमक में HCl और बाइल जूस सिक्रीट हुआ। बाइल जूस के बाद यहाँ पर ये देखिए ये ओपनिंग है पैंक्रियाटिक डक्ट की, ड्यूडेनम आया, ड्यूडेनम में पैंक्रियास जूस हुआ तो यहाँ पर एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स हुआ। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये आपका रेक्टम में आया, रेक्टम से आपका ये रेक्टम का पिछला भाग क्लोइका, क्लोइकल ओपनिंग कहते हैं, इसी में यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर भी जो है वो क्लोइका में ही खुलता है जहां से कि वो वापस जाता है। Detail is not there in your syllabus, only this much is there. Now the next is respiratory system. How frog respire? Frog respires on land and in water by two different methods. अलग अलग देते। In water, skin acts as an aquatic respiratory organ. स्किन जो होते हैं वो पानी में होता है। क्यूटेनियस रेस्पायरेट, क्यूटेनियस मतलब स्किन से रेस्पायर करता है। इसमें क्या होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। जब लैंड में होता है तो बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स दे एक्ट एज एन रेस्पिरेटर, मतलब बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन बकल कैविटी से भी होता है, स्किन से भी होता है और लंग्स से भी होता है, तीनों तरीके से रेस्पिरेशन होते हैं। और रेस्पिरेशन लंग्स से उसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। And the lungs, they are pair elongated pink colored sac like structures present in the upper part of the trunk. Air enters through the nostrils into the buccal cavity, then into the lungs. And during estivation and hibernation, gaseous exchange takes place through the skin. Hibernation और estivation में जो है gaseous exchange होता है। तो देखिए, जो कि फ्रॉग में रेस्पिरेशन जो होता है वो स्किन से होता है। तो अब स्किन में देखिए, ये एपिडर्मल लेयर होती है, इससे क्या होती है, ऑक्सीजन आपके डिफ्यूज होकर अंदर जाती है ब्लड कैपिलरी, और ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये क्यूटेनियस एक्सपायरेशन होता है, सिंपल प्रोसेस से होता है। बकोफेरेंजियल एक्सपायरेशन में क्या होता है, बकल कैविटी जो माउथ की होती है इसके अंदर से गैसोस एक्सचेंज होता है। पल्मोनरी एक्सपायरेशन, ये पिंक कलर के देखिए ये लंग्स होते हैं, इन लंग्स में जाता है ब्रोंकस, ये लंग्स होते हैं, इस लंग्स में वेन्स और आर्टरी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होते हैं। ये इस तरह जब जो ये इसके लंग्स के अंदर होते हैं तो यहाँ से जो पल्मोनरी एल्वेलाई है इसमें एयर भर जाती है, उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एस्टिवेशन हाइबरनेशन, तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्किन से होता है, उसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा, वास्कुलर सिस्टम well developed and is closer. Vascular means the circulatory system. So frogs, they have a lymphatic system also. The blood vascular system, it involves heart, blood vessels and blood. आप जानते हैं circulatory system जो blood vessel, heart, blood vessels and blood. Lymphatic system भी lymph, lymph channels and lymph nodes का बना होता है। Lymphatic system में lymph, lymph channels और lymph nodes होते हैं। हार्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, स्टेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। इट हैज 3 चैम्बर, 2 एट्रिया and 1 ventricle covered by a membrane called pericardium, and a triangular structure called sinus venosus joins the right atrium. जो sinus venosus होता है वो right atrium में खुलता है, and it receives blood through the major veins called the vena cava. हार्ट में ब्लड वेना केवा से होता है, जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है वेनसस, जो साइनस वेनसस भी खुलते हैं,
और वो ये साइनस वेनेसेस राइट ऑरिकल में खुलता है एंड वेंट्रिकल्स ओपन्स इनटू द sac-like conus arteriosus on the ventral side of the heart. Blood from the heart is carried to all parts of the body. So that heart blood heart से artery से arterial system से पूरी body में जाता है and carried to all parts of the body through arterial system. और vein से different parts of the collect होकर के body में वापस आता है heart में, उसको venous system थे. And special venous connection between the liver and the intestine as well as the kidney. मतलब hepatic portal system ही present होता है body, they are present in the formal hepatic portal system मतलब intestine से पहले liver में जाता है, liver से फिर heart में जाता है. Later it is called the renal portal system, यानी कि पूरा blood पहले kidney में filter होता है और kidney के बाद फिर वापस heart में. So it is composed of plasma and cells, blood cells, RBCs, erythrocyte, WBCs, white blood cell, leukocytes, platelet. RBCs, they are nucleated. RBCs, they are nucleated and contain red colored pigment, hemoglobin. Lymph is different from the blood. It lacks few proteins and RBCs. Blood carries nutrient, gases, water to the respective. अब इसमें आप देखिए जो हार्ट का सिस्टम होता है स्ट्रक्चर, देखिए इसके जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं. इन केस ऑफ फ्रॉग मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स, ये हार्ट के हैं सारे प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स इन फ्रॉग. अच्छा, अब इसमें देखिए जो हार्ट होता है इस तरह से, ये देखिए साइनस वेनेसेस होता है ट्रायंगुलर जो पार्ट में होता है, ये आपके प्री कैवल और ये पोस्ट कैवल साइनस, ये होता है आपका ये डॉर्सल व्यू में. वेंट्रल व्यू में ये डॉर्सल व्यू राइट ऑरिकल में खुलते हैं. वेंट्रल व्यू में आपका ट्रंकस आर्टरियोसस राइट होता है राइट ऑरिकल से. तो इस तरह, और ये ऑरिकल्स दोनों वेंट्रिकल्स में खुलते हैं, वेंट्रिकल्स कॉमन होती है. यहाँ पर ये देखिए, ये आपका हार्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये वेंट्रिकल. यहाँ पर जो ये आपका ये साइनस वेनेसेस की ओपनिंग ये देखिए आपको ये जो राइट ऑरिकल में होती है, और इस राइट ऑरिकल से यहाँ पर जो होता है ये ब्लड जो होता है कैरोटिड, ये आपके लंग्स में जाता है. लंग्स से वापस इसमें आता है, इंट्राऑरिकुलर सिस्टम में आता है, यहाँ से बॉडी से फिर ये इसमें ये वेंट्रिकल्स में आता है. मतलब चूंकि फ्रॉग में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है इसलिए. तो ये देखिए एनलार्जर व्यू केवम पल्मोनरी, ये ट्रंकस आर्टियोसस से होता है, ये सेप्टम रेडिकल होता है, यहाँ से ब्लड जो होता है सेप्टम प्रिंसिपली होता है, ये राइट कैरोटिड आर्टरी और ये दोनों में सप्लाई होता है. आर्टरी से ब्लड बॉडी के अंदर तरफ जाता है, वेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कलेक्टेड होता है. तो आर्टरीज के कैरोटिड आर्क, सिस्टमिक आर्क, पल्मोक्यूटेनियस आर्क, ये 3 आर्क्स बनते हैं जिससे कि बॉडी में ब्लड जाता है. ये देखिए जब हार्ट से ब्लड यहाँ ट्रंकस आर्टरियोसस से जाता है तो ये 3 बनते हैं, ये कैरोटिड, ये सर की तरफ जाती हैं, ये पल्मोक्यूटेनियस आर्क जो लंग्स से ये यहाँ से लंग्स में जाता है, और ये लंग्स से, और ये जो होता है साइनस जो तीनों होता है सिस्टमिक आर्क बनाते हैं, ये नीचे जाकर के इंटेस्टाइन में ब्लड सप्लाई करते हैं, और यहाँ से ही वापस ब्लड उसमें, यहाँ से वापस ब्लड जो है वेनस सिस्टम के थ्रू ब्लड वापस जो बजाए, ये प्री केवल पोस्ट केवल, इन दोनों से ये प्री केवल ये वापस, ये आपका वेनस सिस्टम है. देखिए वेनस सिस्टम है, इस वेनस सिस्टम में वो दोनों वेन्स की तरफ ब्लड जो होता है, यहाँ से ये रीनल, फीमोरल और सियाटिक, ये इस पर इंटेस्टाइन, यहाँ से हार्ट जो है लंग्स और किडनी, लंग्स से जो ये जाती है ये सीधे आपके जाती है साइनस वेनेसेस, ये ट्रायंगुलर पार्ट साइनस वेनस है. ये बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट से ब्लड यहाँ पर पोस्ट केवल और प्री केवल एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द फ्रॉग, हेड और आर्म से ये प्री केवल से कलेक्ट होता है और ये इसमें आता है. Now the next is elimination of nitrogenous waste is carried by a well-developed excretory system. Excretory system consists of a excretory system. It consists of a pair of kidneys, ureter, cloaca, and urinary bladder. They are compact, dark red and bean-like structure situated little posterior in the body cavity on both sides of the vertebra. Each kidney is composed of several structural and functional uriniferous tubule, nephrons होते हैं. Ureter emerge from the kidney from kidney
in the male frog and acts as a urinogenital duct which opens into the cloaca. urinogenital duct ये किसमें, क्लोएका में खुलती है. and in females में जो यूरेटर होते हैं ये duct ये open होती हैं separately in the cloaca, and the thin wall urinary bladder is present ventral to the rectum which also opens in the. तो frog excretes urea and thus it is ureotelic. frog यूरिया सेक्रेट करता है तो ये यूरोटेलिक एनिमल्स कहते हैं. तो एक्सक्रीटरी वेस्ट कैरिड बाय द ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड. अब ये एक्सक्रीटेशन देखिए, ये किडनीज होती है, किडनी से जैसे फिल्टर होता है ब्लड, ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है. इसमें यहाँ पर ये देखिए ये यूरिनोजेनिटल रखी है, यानी कि जो ये आपके टेस्टिस हैं, ये टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं. इस टेस्टिस से स्पर्म्स भी जो इसमें जुड़े होते हैं, तो वो जो होते हैं मेल फ्रॉग, ये मेल फ्रॉग है तो इसमें वो भी. तो ये आपका यूरिन जो क्लोइका है, यहाँ पर क्लोइका में ये क्लोइका क्या है, ये ओपनिंग, ये एक्चुअली रेक्टम है, इसका पोस्टीरियर पार्ट है उसको हम क्लोइका कहते हैं, और क्लोइकल जो ओपनिंग है वो क्लोइकल एपर्चर है. तो इस क्लोइकल एपर्चर से जो है ये यूरिन बाहर निकलता है. द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली एवॉल्व्ड इन द फ्रॉग. कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन काफी हाईली डेवलप्ड होता है फ्रॉग में. इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. इसमें नर्वस सिस्टम भी होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम होते हैं. केमिकल कोऑर्डिनेशन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडीज बाय हार्मोन. जो हार्मोन्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन होता है जो हार्मोन्स के जरिए होता है, दे वर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन. एंडोक्राइन ग्लैंड्स तभी कहा जाता है दे आर द कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी. एंडोक्राइन ग्लैंड्स एज वेल एज द ये आपका जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम होता है. प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड जो फ्रॉग में पाई जाती है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैंक्रियाटिक, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एड्रिनल्स एंड गोनैड्स. मतलब गोनैड्स में भी होते हैं ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है. तो नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इनटू अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम में सारी ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स के हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं और ये हार्मोन्स सारे अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. डिटेल आपके उसमें है नहीं, वरना मैं आपको बताएं अलग से एक वीडियो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम का क्लास 10th का पढ़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं आईसीसी बोर्ड में. नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इनटू अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आती हैं. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस होते हैं. दे आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 10 पेयर्स होती हैं फ्रॉग में. और ब्रेन एनक्लोज्ड इन ए बोनी स्ट्रक्चर, ब्रेन बॉक्स क्रेनियम में होता है. ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. अभी आपको दिखाते हैं डायग्राम हम. फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, पेयर्ड हेमिस्फीयर्स होते हैं, अनपेयर्ड डाइसेफ्लॉन होता है. मिड ब्रेन में पेयर ऑप्टिक लोब्स होते हैं. हाइंड ब्रेन cerebellum और medulla oblongata. medulla oblongata passes out through the foramen magnum, जो foramen magnum जो होता है and continues into the spinal cord which is enclosed in the vertebral column. अब इसमें आप ये ब्रेन में देखिए जो मेन फ्रॉग का ब्रेन होता है, जो फ्रॉग ब्रेन डिवाइड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन में होता है ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिबेलम एंड डाइसेफ्लॉन है. अब ये देखिए ये स्ट्रक्चर आपका ब्रेन का, ये फ्रॉग का ब्रेन है, ये डॉर्सल व्यू है, ये वेंट्रल. ये देखिए ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, ये ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं, ये ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं. नर्व्स ये जो ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं, ये ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं. ये मीडियन फिशर है, मीडियन फिशर आपको दे. ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं. ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है. ये डॉर्सल व्यू है, ये वेंट्रल व्यू है. तो जब आप डॉर्सल व्यू में देखेंगे तो इसमें आपको कोरॉइड प्लेक्सस दिखेगा. वेंट्रल व्यू आप देखेंगे तो इस वेंट्रल व्यू में आपको ऑप्टिक केस्मा दिखाई देगा. ऑप्टिक केस्मा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि आपको वेंट्रल व्यू में दिखाई देगी. इसके अलावा ये सेरिबेलम का पार्ट है. ये सेरिबेलम जो होता है ये आपका डाइसेफ्लॉन है, इंसफ्रेट ये है इनफंडिबुलम डाइसेफ्लॉन. ये यहाँ पर ये आपका डॉर्सल व्यू में इस तरह से दिखता है, वेंट्रल साइड से इस तरह से दिखाई देता है. इनफंडिबुलम डॉर्सलम होता है. और ये आपका एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस मेडुला ऑब्लोंगेटा है. ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ये फर्स्ट स्पाइनल नर्व्स होते हैं और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा पीछे जाकर के ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में
चेंज हो जाता है। ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द जो पोस्टीरियर पार्ट में उसी को ही हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ये जो होता है एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस होता है। ये जो नंबर ऑफ वेज दिए कि यहाँ से ये जो 10 पेयर्स ऑफ द नर्व्स निकलती हैं आपके जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं, ये फर्स्ट यहाँ पे हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और 10। ये फर्स्ट स्पाइनल नर्व्स यहाँ से अराइज होती हैं। ये जो स्पाइनल कॉर्ड का प्रोग्रेस है। I hope the diagram is clear to you. If you want to have, you can click the picture and have the clear cut diagram. Now the next is coming your frog. They has a different types of sense organs, namely organs of touch, sensory papilla होते हैं, taste buds होती हैं, smell nasal epithelium में, vision eyes देखने की, hearing, tympanum that is the internal ear. Out of these eyes and internal ear they are well organized. eyes जैसे हम लोगों में होती हैं प्रॉपर ह्यूमन आइज होती है, इंटरनल ईयर भी पूरा होता है जैसे होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ और पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है. Rest of the cellular aggregations around nerve endings. Eyes frog, they spherical eyes situated in the orbit in the skull. So there are simple eyes possessing only one unit. External ear is absent in frog. Only tympanum can be seen. Tympanum is the external opening of the frog. Tympanum जो होती है frog की external opening होती है. Ear is the organ of hearing as well as balancing. Ear जो organ होता है वो balancing का होता है और hearing का होता है. अब ये जैसे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है फ्रॉग आई का. यू आर एबल टू सी दिस इज द हाउ एवर वी हैव इट. यहाँ पर ये डिवीजन होता है जो कि ह्यूमन आई में नहीं होता है. ये एक्सटर्नल आईज दिखाई है. ये प्यूपल है, आईलिड नहीं होती है, एब्सेंट होती है. ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है. ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से आई कवर होती है. और इसके बाद ये आपके इंटरनल आई के व्यू का स्ट्रक्चर है. ये आपका इंटरनल ईयर है जिससे कि ये होता है पूरा ऑडिटरी कैप्सूल होता है इसमें. ये जिससे कि ये आपका है और यही ऑडिटरी से ये बाहर जो होता है ये टिम्पैनम, यहाँ से वेव्स जाती हैं इसमें सुनती है. ये टिम्पैनिक कैविटी होती है और इस टिम्पैनिक से टिम्पैनिक कैविटी और ये ऑडिटरी कैप्सूल ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है जिसमें 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स होती हैं. और यही जो है बैलेंसिंग का भी काम करता है और उसका भी. ये देखिए इंटरनल ईयर जो है फ्रॉग का बिल्कुल ह्यूमन उसकी तरह ही होता है. ये होता है जब इसको अगर हम इसके ब्लोज को ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो हमें ये ऑडिटरी नर्व जो ट्रांसफर सेक्शन में ये दिखाई जाता है एंडोलिम्फ, सेंसरी पैपिला एंड दिस ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं. ये ऑडिटरी नर्व जो होते हैं ब्रेन में जाकर के जो उसको फायदे. मेन फंक्शन इसका होता है फंक्शंस ऑफ द ईयर बैलेंसिंग and hearing. That is what it had. Now the last one is here. Frog, they have well organized male and female reproductive system. Male reproductive organs, pair of yellowish ovoid testes which are found adhere यानी उससे चिपकी मिली होती upper part of the kidney by a double fold of peritoneum called mesorchium. Vasha efferentia 10 to 12 in numbers and arise from testes. They entered there. ये देखिए ये the list है. ये मीजो और ये वाशा एफरेंशिया है. ये जो बर्ड स्टार्ट दिखाए गए हैं और इनसे जो है ये किडनीज जो है ये उसे अफेक्टेड होती हैं. देखो ये है आपका ये वाशा एफरेंशिया है. ये देखिए इस डायग्राम में आपको क्लियर होगा. ये फैट बॉडीज है, ये वाशा एफरेंशिया है, ये किडनीज है और ये यूरिनोजेनेटर. यहाँ पर किडनीज से स्पर्म्स होते हैं तो ये जो किडनी जो फिल्टर्ड होती है यहाँ से आकर के ये जो किडनी के जो एग्स होते हैं ये टेस्टिस से जो स्पर्मेटिक फ्लूइड फॉर्म होता है. ये स्पर्मेटिक फ्लूइड क्लोएका में ये देखिए ये यूरिनरी पैपिला है. इसी में स्पर्म्स आकर के ये इसी यूरेटर तभी इसको यूरिनोजेनेटर लगेगा क्योंकि यूरिन भी यहीं से पास होता है और स्पर्म्स भी यहीं से पास होकर के क्लोएका के थ्रू ये जैसे ही वो उसको एग ले करता है एग के ऊपर स्पर्मेटिक फ्लूइड को स्प्रेड कर देते हैं और इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है. तो जो वाशा एफरेंशिया होती है नंबर टेस्टिस दे एंटर इनटू द किडनी ऑन देयर साइड ओपन एंड दे ओपन इनटू द बिडर्स कैनाल. जो बिडर्स कैनाल जो होती है ये आप देखिए ये आपके फैट बॉडीज है, एनिमल है, रेक्टम है. किडनी ऑन आइदर साइड दे ओपन इनटू द बिडर कैनाल जो है आपका ये रुकिए
पहले आप इसको देख लीजिए. Finally it communicates with the urinogenital duct that comes out of the kidneys. यानी कि टेस्टिस से जो निकलते हैं वो बिडर्स कैनाल निकलते हैं और बिडर कैनाल से जो होते हैं फिर वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट में जाते हैं and then they comes out of the kidney and opens into the cloaca. Cloaca is the small median chamber that is used to pass fecal matter and urine and sperms to the excrete. The urine और sperms excrete है. अच्छा, female reproducers उसमें ovaries होती हैं. Ovaries are situated near the kidneys and there is no functional connection with the kidneys. तो यहाँ पर जो oviduct है that arise from the ovaries that opens into the cloaca separately, and the mature female they lay eggs 2500 to 3000 ova at a time, and fertilization external होता है that takes place in the water, and development larval stage तक होता है. जो larval stage होती है इसकी tadpole कहते हैं. Tadpole metamorphosis के through adult frog में होता है. Frog is beneficial for mankind because they eat insects and protect the crop. Frog insectivorous है, ये insect खाता है इसलिए हमारे लिए helpful है. It maintains ecological balance because they serve as an important link of food chain and food web in the ecosystem. आपने ecosystem पढ़ा होगा, उसमें frog important है because है. अगर एक organism दूसरे organism को खा के control नहीं करेगा तो some of the countries muscular legs of frogs are used as a food. कहीं कहीं पर ये countries में जो muscular legs वगैरह frog के हैं उसको as a food भी use किया जाता है. ये देखिए, ये आपका जो ये फीमेल ये जो टेस्टिस है ये बिडर्स कैनाल है. ये बिडर कैनाल, यहाँ पर ये टेस्टिस है, ये वॉशा एफरेंशिया है, मेसोर्गियम से ये जुड़ी होती हैं और उसके बाद ये आपके बिडर्स कैनाल में, ये इस बिडर कैनाल्स में यहाँ से जो है ये आपके स्पर्म्स आते हैं और उसके बाद यहाँ से ये यूरेटर ये यूरिन एक्सक्रीट करती है. तब इसी बिडर कैनाल से ये यूरेटर में, ये बिडर्स कैनाल है और इस बिडर कैनाल इधर ये यूरेटर में जाकर के ये इससे मिलते हैं और जो ये टेस्टिस होती हैं, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर ये इस तरह से होता है. और जो फीमेल होती हैं, फीमेल में ये देखिए ये होती है ओवरी. तो ओवरी में जो होता है ये अलग ओविडक्ट, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर अलग है. तो इसे ओवरीज में क्या होता है, ये ओवा फॉर्म होते हैं. ओवा फॉर्म होकर के जो यूरिनरी ब्लैडर में जो ओवरी रहते हैं ओविडक्ट, तो ये जो ओविडक्ट है दे आर वेरी लॉन्ग एंड कॉन्ड्रेटेड ट्यूबल्स इन द थिक वॉल एंड दे स्टार्ट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी क्लोज टू द बेस ऑफ द लंग्स एंड एक्सटेंड अप टू द क्लोएका. तो बेस लंग से एक्सटेंड होकर के ये पूरा क्लोएका तक जो ओविडक्ट फनेल है ये यहाँ से एक्सटेंड होकर के ये पूरा एक्ट, ये जो है ये ओविडक्ट फनेल है. ये ओविडक्ट फनेल यहाँ से ये देखिए ये जो ओवरीज यहाँ दिखा ये यहाँ पर भी होती है. तो यहाँ से ये जो निकल होती है ये तो फैट बॉडीज है. तो ये जो ओविडक्ट फनेल है ये यहाँ से ग्रोस क्वाड्रिलस हो करके ये सीधे यहाँ पर पीछे से ये देखिए ये यहाँ पर आके क्लोइका में खुलती है और इस क्लोइका से फिर ये एग्स जो है वो बाहर निकलते हैं. See, now just have a look towards your exercise because only 2 questions are there. Draw neat and well-developed diagram of digestive system of frog. When you ask digestive system of frog, you can draw this diagram. I hope this is clear, very much clear than your book. It is the alimentary canal, so esophagus left, all labelings are there. This is alimentary canal of frog. I hope you are able to get it. ये देखिए complete आपकी आ गई है alimentary canal of frog with the labeling is there. And the next question, mention the functions of the ureters in the frog. The function of ureters in the frog to pass the urine and also to pass the sperms through the cloaca. It passes ureters, it passes urine to the cloaca as well as it also passes the sperms to the cloaca from where they are given out of the body. I hope everything is clear. Any doubt anywhere you can ask me in the comment section. If you like this video, please subscribe to my channel. Again, we will meet in the next video. Thank you.